वेलकम टू कंपटीशन गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी टीजीटी चंडीगढ़ मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है वो हो चुका है। हम उसके सॉल्यूशंस करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बार की तरह कंपटीशन गुरु आपको प्रोवाइड कराता है इसके फ्री सॉल्यूशंस। 29 जैन 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके हम पार्ट बी के जो 1 से लेकर 20 तक के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे उनको आज ट्राई करेंगे, डिटेल में उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए ट्राई करते हैं। देखिए पार्ट बी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिक्स का कि इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है, ए और बी आपके पास दो फाइनाइट सेट्स गिवन है, देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, दो सेट्स के बीच में कितने फंक्शन बनते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, इसमें आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 5 6 7 5 6 3 2 5, ठीक है। मान लीजिए ये वाले एलिमेंट्स इसमें है, ठीक है, मान लीजिए ये एलिमेंट इसमें है 8। क्लियर। तो कितने जो है यहाँ पे आपको बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे। तो आपके पास क्या होता है कि आप बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की प्री इमेजेस के लिए कितने चॉइसेस है। तो 1 2 3 4 चॉइसेस है। इस एलिमेंट के इमेजेस के लिए, प्री इमेजेस के लिए 4 चॉइसेस है। इसके लिए भी 4 चॉइसेस, इसके लिए भी 4 चॉइसेस, इसके लिए 4 चॉइसेस, क्योंकि मैनी वन फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर एक सेट में देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स के लिए 4 चॉइसेस आपके पास आती है, ठीक है, 5 एलिमेंट के लिए 4 चॉइसेस आती है। मतलब आपके पास क्या आता है, कोडोमेन में जितने एलिमेंट है, ठीक है, दैट पावर डोमेन में जितने एलिमेंट है, ठीक है। तो कोडोमेन आपको बी एज्यूम करने के लिए कहा है क्योंकि ए टू बी बोला है। तो जो कार्डिनैलिटी आपके पास कोडोमेन की आएगी दैट रेज़ टू पावर डोमेन की कार्डिनैलिटी आपको करना पड़ेगा। क्लियर। दैट रेज़ टू पावर डोमेन की कार्डिनैलिटी। यहां पर बी के साथ में ये क्या लिखा है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये जो मॉड यहाँ पे लगाया है, जो साइन है 2 पेयर्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट कार्डिनैलिटी ऑफ बी एंड दिस इज कार्डिनैलिटी ऑफ ए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी सेट इक्विवेलेंट टू फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ठीक है। और देखिए दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब कहते हो आप, ठीक है, दो सेट को इक्विवेलेंट कब कहते हो, अगर फाइनाइट सेट है, ध्यान दीजिएगा, अगर फाइनाइट सेट है तो अगर उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ए और बी को इक्विवेलेंट तब कहेंगे अगर उनमें एलिमेंट्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के इक्वल हो, ठीक है, तब आप कहोगे कि वो जो है इक्विवेलेंट सेट है। तो ऑफकोर्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपके पास करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। आपको फॉल्स वाला चूज करना है। एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यस, काउंटेबल सेट की हम डेफिनेशन ही इस तरह से देते थे, ऐसे सेट जिनको इस तरह से लिखा जा सके a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सके। देखिए इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इनफिनिट सेट जो है वो इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके बीच में जो है 1 1 ऑन 2 जो है एक फंक्शन बाइजेक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है, एक बाइजेक्शन जब मिल जाती है। तो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन ही ये है कि काउंटेबल सेट किसी सेट को तब कहेंगे, ठीक है, काउंटेबल इनफिनिट सेट तब कहेंगे अगर नेचुरल नंबर से एस उस सेट पर एक 1 1 ऑन 2 बाइजेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट होना उनका जरूरी है। एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सबसेट के इक्विवेलेंट वो होगा ही होगा, ठीक है। अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट के, अदरवाइज पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के भी इक्विवेलेंट हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी आपका ट्रू है, आपको फॉल्स चूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज, ठीक है, the set of all equivalence classes of an equivalence relation on an uncountable set is always, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। the set of real numbers is uncountable, ये भी ट्रू है। set of real numbers को आप काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि a1 a2 a3 कभी भी लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंटरवल में जो है अनकाउंटेबली मैनी जो है रियल नंबर्स होते हैं, आप उनको जो है इक्विवेलेंस में नहीं लिख सकते नेचुरल नंबर्स की। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपका जो ऑप्शन सी है वो फॉल्स रहा होगा, ठीक है, फॉल्स रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका फॉल्स होगा और यही आपका करेक्ट ऑप्शन टिक करने के लिए हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा ऑलवेज अनकाउंटेबल, आपके पास लिखा गया था, ठीक है, कि ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो दिस इज ऑफकोर्स फॉल्स, ठीक है, दिस इज ऑफकोर्स फॉल्स। तो ऑप्शन सी आपका इस केस में टिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। एफ ऑफ 1/x के बारे में पूछा गया है, ठीक है, एफ ऑफ 1/x। देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्स है,
एफ ऑफ 1/x आपके पास क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर 1/x, ठीक है, 1/x। अब देखिए अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो e रेज़ टू इन्फिनिटी टाइप समथिंग बन जाएगा। e रेज़ टू इन्फिनिटी जो है वो आप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अनबाउंडेड हो जाएगा फंक्शन। तो x की वैल्यू यस आप 0 नहीं रख सकते, ठीक है, x की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते, और बाकी के सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं। तो यस इट हैज डोमेन R0, ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट्स जो है वो उसकी डोमेन में आ जाएंगे, क्योंकि 0 ही नहीं रख पाएंगे आप, ठीक है। रेंज इज R पॉजिटिव, ठीक है, R पॉजिटिव, और 1 नहीं आ सकती कभी भी, ये कह रहे हैं, ठीक है। देखें इसकी रेंज में 1 कब आएगा, ठीक है, जब e रेज़ टू पावर 1/x जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। ये 1 के इक्वल कब आएगा, जब 1/x आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/x 0 कब होगा, जब x इन्फिनिटी होगा, बट इन्फिनिटी तो डोमेन में ही नहीं है, ठीक है, डोमेन में तो ओनली रियल नंबर आएंगे, ठीक है, डोमेन में ओनली रियल नंबर आ रहे होंगे, ठीक है, उसको तो आप डोमेन में कंसीडर नहीं करते। तो यस 1 को छोड़ के बाकी के सारे पॉजिटिव नंबर, देखिए एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है, पावर भले आप नेगेटिव कर रहे हो पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपके पास इस तरह से दिखता है, ठीक है, तो हमेशा ये पॉजिटिव होता है। सो दे आर राइट दैट R पॉजिटिव, और 1 जो होगा वो उसकी रेंज होगी। यस ऑप्शन 1 जो है इसका, ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट fx इज डोमेन R, ठीक है, fx की डोमेन R है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल x है, ठीक है, डोमेन तो इसकी R है, यस, क्योंकि इसका ग्राफ जो है इस तरह से आपके पास दिखता है, ठीक है, तो डोमेन इसकी R है, हर एक पॉइंट को कहीं ना कहीं पे मैप करता है ये, ठीक है। रेंज भी रेंज कह रहा है कि R नेगेटिव है, ठीक है, R माइनस है, नेगेटिव रियल नंबर्स है, नहीं, इसके जो रेंज आपके पास है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। देखिए y एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ये रहता है इसका ग्राफ, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी होता ही नहीं है एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, इट इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो R पॉजिटिव है, एंड दे आर राइट रॉन्ग हियर, ठीक है, R पॉजिटिव है 1 को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट इज f of x and gx are not inverse of each other। ये कह रहे हैं कि fx और gx एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। देख लेते हैं, देखिए फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स कब बनते हैं, जब आपके पास fog of x करके x ही आ जाता है तब, ठीक है, मतलब ये एक आइडेंटिटी फंक्शन जब बन जाता है, ठीक है। तो f of g, ठीक है, f of g of x आपने करना है। व्हाट इज g of x? g of x इज log of x, ठीक है, log of नेचुरल log of x, ठीक है। तो f of x ये है, ठीक है, लेकिन f of x क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ठीक है, जो यहां पर होता है उसका एक्सपोनेंशियल, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ log e of x, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल और log जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो दिस इज सिंपली x, ठीक है। तो यस f of g of x जब आपने कैलकुलेट किया दैट इज x, ठीक है, देखो दीज आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास हो जाता है। ये कह रहा था कि ये इनवर्स नहीं है एक दूसरे के, दीज आर एक्चुअली इनवर्स। नेक्स्ट इज gx हैज अ डोमेन R एंड रेंज R+, ठीक है। अब gx के बारे में पूछा गया है कि इसकी डोमेन R है, ठीक है, और रेंज R+ है। आपको पता है कि जो लॉग फंक्शन होता है उसका ग्राफ आपके पास इस तरह से दिखता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग आप डिफाइन नहीं करते, नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग फंक्शन आप डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास उसकी डोमेन जो है R कैसे हो सकती है, ठीक है, उसकी जो डोमेन होगी वो R+ होगी, ठीक है, R+ होगी। क्लियर। तो ऑप्शन डी भी फॉल्स था, ओनली ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स a, b, c, ठीक है, a, b, c एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला जो सेट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रिलेशन हो सकते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो सेट आपके पास क्या है, सेट ए है, a, b, c, ठीक है, a, b, c सेट है आपके पास, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं जिसमें सारे के सारे a, b और c पॉइंट आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, उन रिलेशन को कहेंगे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स आने चाहिए। तो मतलब आप कोई भी रिलेशन अगर डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसमें a, b, और c तो आना ही चाहिए, ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। अब इसके सिवा कुछ एलिमेंट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अब देखिए सिमेट्री, अगर यही एलिमेंट है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। क्या आप इस तरह का कोई और दूसरा रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं? यस। देखिए क्या करेंगे, a, b, c, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा इसमें। अगर आपने इसके साथ में देखिए a, b भी ले लिया, ठीक है, a, b भी ले लिया, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक भी होगा तो b, a भी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, ठीक है, b, a भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक तो ये रिलेशन हो गया।
इसी तरह से आप a कॉमा बी की बजाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, b कॉमा सी ले लीजिए, ठीक है, b कॉमा सी ले लीजिए। यहाँ पर तीसरे रिलेशन में आप b कॉमा सी ले लीजिए और उसके साथ में ऑटोमेटिक c कॉमा a भी आ जाएगा और साथ में ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये R3 रिलेशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब a कॉमा बी, b कॉमा सी और c कॉमा a भी आपने ले लिया है, ठीक है। b कॉमा सी और c कॉमा b यहाँ पे होगा, ठीक है। अब c कॉमा a भी आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो R4 में आप क्या कर सकते हैं, सेम रिलेशन 1 2 3 वही रहेंगे, ठीक है। अब c कॉमा a ले लीजिए और a कॉमा c ले लीजिए, ये फोर्थ रिलेशन आपके पास हो गया। क्या कोई और भी रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखेंगे कि R2, R3 और R4 सारे के सारे ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है। अगर a कॉमा b आ रहा है और b कॉमा a आ रहा है तो a कॉमा a भी है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी है ये। अब R5, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे a कॉमा b ले लिया, b कॉमा a ऑटोमेटिक रख दिया और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तीनों बन गया, ठीक है। यहाँ पर b कॉमा c और c कॉमा b, यहाँ पर c कॉमा a और a कॉमा c। अब अगर हम a कॉमा b की बजाय a कॉमा b और b कॉमा c दोनों रख लें, ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स को रख लीजिए, a b b और c c, इन तीनों को आपने रख लिया। साथ में आप क्या कीजिए, a कॉमा b भी रख लीजिए और जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, एक तो इसका पेयर भी आएगा दूसरा क्योंकि सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन इसके साथ में अगर b कॉमा c भी आपने रख लिया तो ट्रांजिटिव होने की वजह से अगर a कॉमा b और b कॉमा c है तो a कॉमा c भी नेचुरली ही आ जाएगा, ठीक है। a कॉमा c अगर नेचुरली आ गया तो c कॉमा a भी आ जाएगा, ठीक है, c कॉमा a भी आ जाएगा और आपके पास c कॉमा b भी आपके पास नेचुरल आ जाएगा, ठीक है, c कॉमा b भी आपके पास नेचुरली ही आ जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, ये जो है पूरा का पूरा आपका R क्रॉस R बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 5 ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है। सारे के सारे जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स इसमें आ जा रहे होंगे, ठीक है। तो यही रिलेशन बन सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है भी है। तो ओनली 5 रिलेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। तो ओनली 5 रिलेशंस आर पॉसिबल, इसके अलावा कोई और नहीं बना सकते। आप देखिए पहले एक एक आपने चूज किया, उसके बाद एक और ऑटोमेटिक आ गया। इसमें अगर आपने 2 डिफरेंट चूज कर लिए तो उसके साथ में ऑटोमेटिक ये सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। और यही पॉसिबिलिटी आपके पास होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस बनाने के लिए। क्लियर है, यही सारी की सारी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज a set A is given as 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 एलिमेंट्स इसमें है। द डोमेन ऑफ द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय, ठीक है। अब डोमेन आपको बताना है, ठीक है, डोमेन बतानी है रिलेशन की। और रिलेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है, x, y इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। जो y है वो 2x माइनस 1 है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 उसमें से माइनस करेंगे तब आपके पास y आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर देखिए आप x को 1 रख देते हैं, ठीक है, x को अगर आप 1 रख देते हैं तो y आपके पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x को 2 रख दें तो y आपके पास कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर x को 3 रख दिया तो y आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर x को 4 आपने रख दिया, ठीक है, तो y आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, y आपके पास 7 आ जाएगा। x को अगर 5 रख दिया तो y आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है, y आपके पास 9 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन आपको देखिए रिलेशन जो डिफाइन किया है दैट इज ऑन सेट ए, मतलब a क्रॉस a पर आपके पास ये a क्रॉस a का कोई सबसेट होगा, ठीक है, a क्रॉस a का कोई सबसेट होगा, ठीक है। अगर इसका सबसेट है तो a टू a ही होगा, इसकी जो रेंज आनी चाहिए वो भी a में से ही आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब आपने y की वैल्यू 4 या 5 रखी, ठीक है, y की वैल्यू जब आपने 4 या 5 रखी तो सॉरी x की वैल्यू जब आपने 4 और 5 यहाँ पे रखी, ठीक है, तो y आपके पास 7 और 9 आ जाता है। लेकिन 7 और 9 तो इसमें नहीं है, तो आप डोमेन में ओनली 1 2 3 को रख सकते हैं क्योंकि तभी जो y की वैल्यू है वो 1 3 5 इससे बिलोंग कर रही है, अदरवाइज इसके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 ही इसकी डोमेन हो सकती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है कि इसकी डोमेन जो है 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 इसकी डोमेन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए आपके पास डिफाइन किया गया है 1 2 3 4 आर बी द रिलेशन ऑन आर ए कॉमा बी डिफाइंड बाय ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए और बी जो है दोनों ए से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए टू ए ही ये भी रिलेशन गिवन है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से। और बी एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, बी एक इवन नंबर होना चाहिए। ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया है,
ठीक है, देन द रेंज ऑफ आर इज, ठीक है, तो उस केस में रेंज ऑफ जो आर होगी वो क्या होगी, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब बी अगर एक इवन नंबर हो सकता है तो इवन नंबर तो इसमें दो ही है। ठीक है, तो 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 ही आपके पास बी की जगह पे आ सकते हैं और रेंज वहीं से आती है। ठीक है, डोमेन में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 1 भी आप यहाँ पर रख सकते हो, 1,2 भी आप कह सकते हो। ठीक है, 2,2 भी कह सकते हो, 3,2 भी कह सकते हो, 4,2 भी कह सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, ये सारे के सारे आप रख सकते हो। ठीक है, आपको क्या कहेगा है, a, b सच दैट ए और बी जो है दोनों ए में बिलोंग करना चाहिए। अब बी एक इवन नंबर अगर है तो मतलब यहाँ पर आपके पास इवन नंबर ही आ सकते हैं और इवन नंबर यहाँ पर 2 और 4 है ओनली। ठीक है, तो रेंज आपके पास ऑफकोर्स 2,4 ही बन जाएगी। ठीक है, 2,4 ही बन जाएगी कि यही इसकी रेंज होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ठीक है, इन प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक प्लेन आपके पास ये गिवन है, एक प्लेन आपके पास ये गिवन है, एंड द नेक्स्ट प्लेन इज y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो या तो आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, इसको देखिए, आपको कौन सा रिलेशन, देखिए अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो जो पॉइंट है वो आपके पास इन तीनों के तीनों प्लेन्स पर आना चाहिए, इन तीनों के तीनों प्लेन्स पर आना चाहिए, मतलब इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y प्लस जेड आपके पास 0 होना चाहिए, इसका मतलब y जो है माइनस जेड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब y और z जो है एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है और इक्वल है। अब इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये शायद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे, यहां पर भी हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, अब इन बी सी डी ऑप्शन आपके पास बचते हैं। अब इनके लिए आप इसको चेक कर लीजिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड जो है 1 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड आपको करना है। ठीक है, तो x माइनस वाई, ठीक है, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 आपके पास 1 नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाता है। इसको देखिए -3, ठीक है, -3 माइनस आपको करना है फिर से। ठीक है, -3 प्लस 2, -2 अगर आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए आपके पास आएगा -1 -2 -3। ठीक है, -3, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी से आपके पास क्या आएगा, -3 -2, ठीक है, प्लस -2 आपको करना है वापस। ठीक है, -2 आपको करना है। ठीक है, एक बार फिर से इनको चेक करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे हम। देखिए सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन में आपको क्या किया है, क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई प्लस जेड जो है 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, x माइनस वाई प्लस जेड 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 करके आपके पास 3 प्लस 5 आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 3 माइनस वाई, दिस इज 3 प्लस 2। ठीक है, दिस इज 3 प्लस 2 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 2, दिस इज 3। ठीक है, अब इसमें देखिए -3, ठीक है, -3 प्लस 2 -2 करके आपको देखना है। ठीक है, दिस इज -3। ऑप्शन डी में देखिए -3 -2 करके आपके पास -5 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इनको चेक कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए अब इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो -3, ठीक है, यहाँ पर प्लस आपके पास होता है प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो 2 प्लस 2 आपके पास क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 प्लस 2 आपके पास 5, 7 आपके पास ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस लगेगा तो ये आपके पास 1 आ रहा होगा। देखिए, और इसको अगर देखेंगे तो -3 -2 प्लस 2 अगर आप करेंगे, ठीक है, अगर करेंगे तो -3 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में 1 आपके पास आया, जब आपने -3 प्लस 2 और प्लस 2 आपने किया, मतलब ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, -3 प्लस 2, ठीक है, -3 प्लस 2 प्लस 2 आपने जब किया तो आपके पास जो है 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आप किस तरह से फाइंड करते हो, उसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपके पास दो लाइंस है, ठीक है, r इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, लैम्डा बी, ठीक है, a1 इसको कह देता हूं और इसको b1 कह देता हूं, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखिए तो। अगर दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है, लैम्डा b2, ठीक है, या तो इसको म्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर ये दो लाइंस है तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास होता है डिस्टेंस के लिए, दैट इज मॉड ऑफ, देखिए पहले आपके पास ये जो वेक्टर्स है, ठीक है, ये वेक्टर आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से लाइन पास कर रही है, और ये डायरेक्शन वेक्टर होते हैं। तो जहां से लाइन पास कर रही हो, ठीक है, उनको क्या कर दीजिए, a2 माइनस a1 कर लीजिए, या तो a1 माइनस a2 भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंटली आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको मॉड ही लेना है, ठीक है। फिर क्या कर लीजिए, b1 क्रॉस b2, ठीक है, b1 क्रॉस b2 कर लीजिए, और b1 क्रॉस b2 के जो मॉडुलस है उससे डिवाइड भी कर लीजिए, ठीक है, b1 क्रॉस b2 का जो मॉडुलस है उससे डिवाइड भी कर दीजिए। मतलब आपको a2 माइनस a1 की डायरेक्शन में, ठीक है, a2 माइनस a1 वेक्टर की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है आपको b1 क्रॉस b2 की डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड करते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, इसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। a2 माइनस a1 यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये आपके पास a2 वेक्टर है, ये आपके पास a1 वेक्टर है, a1 वेक्टर है, i प्लस जे प्लस 0k, ठीक है, इस तरह से आप इनको माइनस कर सकते हैं और a2 माइनस a1 आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है आप डिटर्मिनेंट का यूज करके फाइंड करते हैं। पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, फिर जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और फिर इसको जो है डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में ले लीजिए, ठीक है, वहां से आपका जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन दिस इज, ठीक है, आपको क्या बताना है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो वेक्टर है वो इस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दो वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर a है, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस a, ठीक है, माइनस a, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर होंगे तो a प्लस माइनस a जब आप करेंगे तो वो 0 आ रहा होगा, ठीक है, वो 0 वेक्टर आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, ठीक है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको वेक्टर फाइंड करना है तो वो है कितना, देखिए 2i माइनस 3j प्लस 6k, ठीक है, प्लस सम x वेक्टर करके, ठीक है, वो कोई x वेक्टर होगा, ठीक है, और उससे इसको ऐड करके 0 आ रहा होगा, ठीक है, उससे इसको ऐड करके 0 वेक्टर आ रहा होगा। तो जो x वेक्टर आएगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा, माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए आपके पास, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए, ठीक है, इसका मॉडुलस फाइंड कर लीजिए, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 36, ठीक है, 4 का स्क्वायर 36, ये इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो 36 प्लस 9 इज 45 प्लस 4 इज 49, तो 7 आपके पास यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर जो आएगा, ठीक है, x यूनिट वेक्टर जो आएगा आपके पास वो आएगा -2/7, ठीक है, -2/7 प्लस 3/7j, ठीक है, -6/7k, ठीक है। लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर है, आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो 5 से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो आपके पास कितना आ रहा होगा, देखिए -10/7i, ठीक है, प्लस 15/7j, ठीक है, -30/7k, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका ऑफकोर्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, ठीक है, आपको बताना है द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, इस सरफेस पर पॉइंट होने चाहिए और नियरेस्ट टू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से नियरेस्ट है, ठीक है। अब इस सरफेस पर जो पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले तो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए 0 0 1, ठीक है, अगर आप x की जगह 0 और y की जगह 0 और z की जगह पे 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, प्लस या -1 रखते हैं, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। देखिए x और y को 0 रखना है तो, और यहाँ पे +-1, प्लस या -1 कुछ भी हो तो 1 = 1 आ जाता है। तो यस, ऑप्शन ए एटलीस्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस कैन बी करेक्ट, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट देखिए 0 0 0 और 1 1 1 1, ठीक है,
देखिए जब आप एक्स वाई जेड तीनों की जगह जीरो रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखिए 1 1 और -1, ठीक है, एक्स और वाई की जगह 1 1 आपने रखना है तो ये कितना हो जाएगा 1 × 1 + 1 2, ठीक है, और जेड की जगह पे आपको बोला है कि -1 रखिए तो 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी भी सिंपली डिस्कार्ड आपके पास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि 1, 0, 0 और 0, 1, 0। अब x की जगह पे 1 रखना है और y और z की जगह पे 0 रखना है, इस पॉइंट को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, बाकी जगह 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, तो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाता है। तो ऑफकोर्स आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्कार्ड करके आप इसके सारे के सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P and Q are 2 unit vectors, P और Q 2 unit vector given है। If the vectors R is equal to P plus 2Q, एक वेक्टर डिफाइन किया गया है R, that is P plus 2Q, ठीक है, और इस वेक्टर डिफाइन किया गया है that is 5P minus 4Q, ठीक है। ये दो वेक्टर्स है आपके पास और कहा गया है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन द एंगल बिटवीन P एंड Q आपसे पूछा गया है कि P और Q के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपके पास क्या कहा गया है कि R एंड S परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 आएगा, ठीक है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 आ रहा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट को 0 पुट कर देंगे। R और S को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, देखिए दिस इज P plus 2Q डॉट 5P minus 4Q, ठीक है, इसको आप 0 पुट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये दिस इज सिंपली P वेक्टर डॉट P वेक्टर इंटू 5, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे P वेक्टर इंटू 5 सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4PQ, ठीक है, 4P डॉट Q आपके पास आ रहा होगा, उसके बाद आपके पास आएगा 10P डॉट Q, ठीक है, P डॉट Q, और उसके बाद आपके पास आ रहा होगा 2 4 8 माइनस 8Q डॉट Q, ठीक है, Q डॉट Q। अब आपके पास क्या कहा गया है कि P और Q जो है वो यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका जो मॉडुलस है वो आपके पास 1 आ रहा होगा, ठीक है, उनका जो मॉडुलस है वो 1 आ रहा होगा। और आप जानते हैं कि P डॉट P किसी वेक्टर के लिए A डॉट A जो होता है, ठीक है, A डॉट A जो होता है दैट इज A मॉड cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो cos ऑफ द एंगल, cos कितना, एंगल कितना आएगा, दो अगर सेम ही वेक्टर है तो उनके बीच में जो एंगल है दैट विल बी 0, दिस इज A मॉड स्क्वायर। अगर अब A मॉड आपके पास 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो दिस इज सिंपली 1, तो आपके पास P डॉट P और Q डॉट Q जो है दोनों 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिला, देखिए 5 - 8, ठीक है, 5 - 8 क्योंकि ये दोनों 1 हो जाते हैं, और P डॉट Q, ठीक है, तो P डॉट Q को कॉमन ले लीजिए और 10 + 4 आपके पास 14 हो जाएगा, ठीक है, 10 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहां से कितना होगा 5 × P, ठीक है, 5 4 = 20, दिस इज 20, दिस इज 20, और उसके बाद आपने क्या किया 2 5 = 10, इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे और 20 आपके पास ये माइनस का आपके पास आएगा, तो -20 + 10 जो आपके पास आएगा, ठीक है, -20 + 10 जो आपके पास आएगा दैट इज सिंपली -10, ठीक है, -10। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एक बार दोबारा से इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा। तो देखिए ये कितना आपके पास आएगा, P वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, P वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5P - 4Q को, ठीक है, और आप 2Q से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 2Q से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 5P - 4Q को, ठीक है, 5P - 4Q को, और ये 0 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए P डॉट P आपके पास 5 ही आ जाएगा क्योंकि P डॉट P 1 होता है, P डॉट Q आपके पास P डॉट Q ही होता है, तो दिस इज सिंपली -4P डॉट Q, ठीक है, -4P डॉट Q, और वहां पे जब आप कर रहे होंगे तो कितना आएगा 2 5 = 10, ठीक है, तो दिस इज सिंपली 10Q डॉट P, ठीक है, Q डॉट P और P डॉट Q बराबर ही होते हैं, और 2 4 = 8 -8Q डॉट Q आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज 0,
ठीक है। तो इसको 0 पुट करेंगे तो दिस इज 1, तो 5 माइनस 8 आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज सिंपली +6, ठीक है। तो +6 p डॉट क्यू आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, 6 p डॉट क्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब आपके पास क्या है, p डॉट क्यू जो करके आया दैट इज 1/2, ठीक है। p डॉट क्यू 1/2 आ गया। अब p डॉट क्यू अगर 1/2 आता है, ठीक है, ये 1/2 आता है, p डॉट क्यू किसके इक्वल होता है, p डॉट क्यू आपके पास होता है p मॉड q मॉड cos ऑफ थीटा, ठीक है, cos ऑफ थीटा, तो वो आपके पास 1/2 आता है। और साथ में गिवन है कि p और q यूनिट वेक्टर है तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो cos थीटा आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है। यहां से आप थीटा फाइंड कर सकते हो, थीटा 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 60 पे जो है वैल्यू cos की 1/2 होती है, मतलब थीटा आपके पास सिंपली π/3 आ रहा होगा, ठीक है, π/3 आ रहा होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। थीटा आपके पास π/3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ वेक्टर p एंड q एंड r, ठीक है, 3 वेक्टर आपके पास गिवन है, ठीक है, और ये जो तीनों वेक्टर है ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो लैम्डा कॉमा म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इन सभी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर है तो डॉट प्रोडक्ट जब आप फाइंड करते हो दो वेक्टर का, a डॉट b इज a मॉड b मॉड cos थीटा, cos 90 आपके पास अगर परपेंडिकुलर है तो 90 आ जाएगा, cos 90 0 होता है तो डॉट प्रोडक्ट सभी का 0 रहेगा, तो p डॉट q, ठीक है, q डॉट r और p डॉट r ये तीनों के तीनों जो है वो 0 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए p डॉट q को 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, p डॉट q को 0 पुट कर लेंगे और आपके पास q डॉट r को 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो r को इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके 0 पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले p डॉट r देख लीजिए, p डॉट r आपके पास कितना आ जाएगा, i इंटू लैम्डा, ठीक है, 1 इंटू लैम्डा आपके पास आ जाएगा, -1 इंटू 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, दैट इज -1, 2 टाइम्स म्यू आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, 2 टाइम्स म्यू आपके पास आ रहा होगा। क्लियर। 2 म्यू, एक तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि लैम्डा प्लस 2 म्यू, ठीक है, लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, r डॉट क्यू को 0 पुट कर दीजिए, r डॉट क्यू को 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तो आपके पास सारे के सारे जो है डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास कितना आ रहा है, 2 टाइम्स लैम्डा, ठीक है, तो 2 टाइम्स लैम्डा और 4 टाइम्स 1, ठीक है, तो 4 आपके पास आ जाएगा, k टाइम्स म्यू, ठीक है, तो प्लस म्यू करके ये 0 आ रहा होगा। यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको क्या मिला, 2 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस म्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू आपके पास आया -4, ठीक है। तो इस तरह से आप अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 0, माइनस करेंगे फिर, ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 1 आपके पास 3 म्यू आपके पास हो जाएगा, ठीक है, और 2 माइनस 4 आपके पास 6 हो जाएगा, तो म्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है। म्यू की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, अगर म्यू की वैल्यू आप 2 यहाँ पर रखेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज 1 माइनस 4, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू -3 आ जाती है, तो लैम्डा कॉमा म्यू इज सिंपली -3,2, ठीक है, -3,2, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज -3,2 आपके पास वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। वैसे आप देख सकते हैं कि -3,2 जो है इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। देखिए अगर आप यहाँ पे -3 रखते हैं और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 1 आएगा, और यहाँ पर भी -3 अगर रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे, देखिए -3 अगर यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, -6, 2 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो आपके पास -4 आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो डिस्कार्ड करके आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, इफ द स्ट्रेट लाइंस x - 1 ओवर k, ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है अगर, तो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो दो लाइंस जो आपके पास प्लेन में स्पेस में होती है, 3D स्पेस में होती है, वो इंटरसेक्ट तभी करती है जब वो सेम प्लेन में हो, जब उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जब 0 हो, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज a2 - a1, ठीक है, a2 - a1 b1 क्रॉस b2, ठीक है, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 मॉडुलस, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस होता है। अब अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट शुड बी 0, मतलब
नोमिनेटर को 0 पुट करना पड़ेगा, मतलब a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जो है वो 0 आ रहा होगा। अब ये क्या है आपके पास, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, ये किसके इक्वल आपके पास आता है, दिस इज a2 माइनस a1। अब a2 और a1 आपके पास क्या है, जहां से जो है लाइंस पास कर रही हो, जब इस फॉर्म में लाइन लिखी होती है तो यहाँ पर जो वेक्टर होते हैं, जो पॉइंट होती है, वहां से लाइन पास करती है, और ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों लाइन के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, वो तो 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 कुछ भी कर लीजिए, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 करके ये 0 आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है डिस्टेंस 0 होना चाहिए, तो इसको 0 पुट करेंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 जो है आपके पास, ठीक है, 1 माइनस 3 जो है आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। देखिए माइनस को आप कंसीडर नहीं करते, माइनस के बाद जो बचता है दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट है, तो 2 माइनस 1 आपने 1 किया, ठीक है, माइनस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस को आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो यहां से इस तरह से आपके पास क्या आया, 1 माइनस 3 आपके पास माइनस 2 आता है, ठीक है। और फिर डायरेक्शन रेशियो उसको लिख लीजिए, इसकी डायरेक्शन रेशियो k2 3 है, ठीक है, k2 3, और इसकी 3k2। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट करेंगे तो k की आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताना है फ्रॉम द प्लेन x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5 मेजर्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, ठीक है। इस लाइन के अलोंग आपको बताना है डिस्टेंस इस पॉइंट का इस प्लेन से, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला प्लेन है, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, जो आपको पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द गिवन प्लेन, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, माइनस 5, 9 आपके पास कहा गया है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास है 1, माइनस 5, 9 पॉइंट है, ठीक है। और इस लाइन के अलाउंग आपको बताना है, और मान लीजिए ये वाली लाइन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, लेकिन इसके अलाउंग आपको बताना है, मतलब इसके पैरेलल आपको बताना होगा। तो आपको एक ऐसी लाइन फाइंड करनी होगी जो इसके पैरेलल है, ठीक है, जो इसके पैरेलल है। तो ये आपके पास लाइन, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 0 ओवर 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 ओवर 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 ओवर 1, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो 1 1 है। अब पैरेलल अगर रखनी है, ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन आपके पास यहाँ पर गिवन है। अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो डायरेक्शन रेशियो सेम रखनी पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो सेम आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन वो जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये 1, माइनस 5, 9 से पास कर रही है, ठीक है। तो आपके पास x माइनस करके 1 करना पड़ेगा, और वहां पर y माइनस 5 करके y माइनस 5 करेंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से z माइनस 9 आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इस लाइन की है। अब ये जो लाइन है ये इस प्लेन पर टच कर रही है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लीजिए ये p है, ये q है, तो pq आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब Q पॉइंट इस पर क्या है, अब इस पर जो कोई भी पॉइंट है वो किस तरह का दिखता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको अगर लैम्डा पुट कर लेंगे तो x माइनस 1 मतलब x आपके पास कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 टाइप, ठीक है, और y आपके पास कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 5 टाइप। इस तरह से z आपके पास कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 9 टाइप, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये कोई जनरल पॉइंट है, ये एक जनरल पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट Q भी होगा, ठीक है, एक पॉइंट Q भी होगा, तो लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो आप क्या करेंगे, x y z की इस वैल्यू को प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि ये गिवन प्लेन है और इससे पास कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लैम्डा प्लस 1, ठीक है, लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 5 इस वैल्यू को प्लस लैम्डा प्लस 9 इसको वहां पर रख लेंगे। यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा x, y, z, ठीक है। तो आप यहां से क्या करेंगे, x, y, z पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट Q, P पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से आप PQ फाइंड कर लेंगे, ठीक है, PQ आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे, वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आपके पास आएगी, लैम्डा की वैल्यू आपके पास -10 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू -10 अगर आप यहां पर रखेंगे तो x, y, z से Q पॉइंट आ जाएगा, और -9, -15, -1 Q पॉइंट आ जाएगा।
फिर P पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, P पॉइंट गिवन है, PQ पॉइंट, PQ डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, -9 -1 स्क्वायर -15 +5 स्क्वायर -1 -9 स्क्वायर, इस तरह से डिस्टेंस आपके पास PQ जो है वो 10√3 आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये किस चीज की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दो पॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है, और इसके बीच में एक थ्रेड बांध देते हैं, तो अगर आप इस थ्रेड को मूव करें, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का कुछ जो है लोकस बनेगा, इस तरह का लोकस बनेगा, एक इलिप्स ही बनेगा। और इलिप्स की डेफिनेशन भी ये है कि इलिप्स क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज सेम। ठीक है, तो एक इलिप्स आपके पास बनेगा। ठीक है, तो आपके पास इलिप्स बनेगा, अ पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इज कांस्टेंट। व्हाट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप सिंगल डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी प्लेन में अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो इलिप्स आपके पास बन रहा होगा। ठीक है, वो आपके पास एक इलिप्स बनेगा। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3D में बात कर रहे हो तो इलिप्सॉइड भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इलिप्स ही पूछा गया है, क्योंकि आपके पास क्या गया है, सिंगल पाथ आपके पास क्या गया है, सरफेस आपको नहीं पूछा गया है। ठीक है, सरफेस नहीं पूछा गया है, सिंपली पाथ कहा है। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। ठीक है, इस कर्व की आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये कौन सी कर्व है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे। 9 से डिवाइड अगर दोनों तरफ कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, y -1 स्क्वायर ओवर 9/2। ठीक है, 9/2 माइनस x -3 स्क्वायर अपॉन 9/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ हाई पैराबोला। ठीक है, हाई पैराबोला की इक्वेशन है, जिसके जो वर्टेक्स है वो 3,1 है। 3,1 इसके वर्टेक्स है, और ये आपके पास a और b बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों है ये सेम है, तो ये रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला है। रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला है, आपको पता है कि इनमें से a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है दोनों आपके पास 9/2 आ जाते हैं। तो आपको यहां से ये मिला। अब आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी के लिए जो आपके पास रिलेशन होता है हाइपरबोला के लिए, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब a स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ पे दोनों 9/2 है। ठीक है, 9/2 है, तो 9/2 इज इक्वल टू 9/2 e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 9/2 से 9/2 कैंसिल हो जाता है। व्हाट यू गेट इज 1 इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, व्हाट यू सिंपली गेट इज e स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मींस e इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, प्लस माइनस √2। तो इसेंट्रिसिटी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, √2। इसेंट्रिसिटी को आप हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, इसेंट्रिसिटी को आप पॉजिटिव लेते हैं, उसके बाद वर्टेक्स के पॉइंट के अलोंग आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आपके पास √2 आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज। ठीक है, अब इस इक्वेशन से कौन सा कॉनिक जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर सेम कोएफिशिएंट होते x स्क्वायर और y स्क्वायर के तो एक सर्कल होता। अगर यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कोएफिशिएंट है और बीच में माइनस होता तो एक हाई पैराबोला होता। अगर डिफरेंट कोएफिशिएंट है और बीच में प्लस है तो एक इलिप्स होता है। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट होता है। तो दिस इज सिंपली एक इलिप्स आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब पैराबोला कब होगा, जब x स्क्वायर या y स्क्वायर में से कोई एक ही होगा, या तो x स्क्वायर होगा या तो y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पैराबोला नहीं हो सकता, सर्कल नहीं हो सकता, हाई पैराबोला नहीं हो सकता। पैराबोला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों नॉन जीरो है। ठीक है, और सर्कल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोएफिशिएंट डिफरेंट है। ठीक है, हाइपरबोला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, दोनों का सेम साइन है। ठीक है, और इलिप्स हो सकता है क्योंकि दोनों का सेम साइन है और कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो दिस इज सिंपली इलिप्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक ट्राइंगल ABC गिवन है। ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है, तो लेट अस से दिस इज द ट्राइंगल ABC। फाइन, ABC। इसमें और क्या गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल है क्या, DE विद D ऑन AB पर कोई पॉइंट D है, तो यहाँ पर पॉइंट D मान लीजिए। ठीक है, और DE पैरेलल टू BC, तो इसके पैरेलल एक लाइन है DE। ठीक है, और E आपके पास AC पर है, तो दिस इज द पॉइंट E आपको है। ठीक है, आपको AD ओवर DB जो है वो 2/3 गिवन है। ठीक है, AD ओवर DB 2/3 गिवन है। अब आपने रिजल्ट पढ़ा होगा
कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये जो रेशियोज है ये इक्वल रहती है, ठीक है, ये जो रेशियोज है ये इक्वल रहती है, ठीक है। रिजल्ट क्या है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो AD ओवर DB जो होगा, ठीक है, वो आपके पास AE ओवर EC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये जो रेशियो है ये कंजर्व रहती है। आल्सो आपके पास ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल आ जाएगी, तो ये आपके पास रिजल्ट होता है। अब इसी का रिजल्ट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो AD ओवर AB आपके पास आएगा, ठीक है, AD ओवर AB जो आपके पास आएगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, AE ओवर AC के, AE ओवर AC के। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, AD ओवर DB इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ठीक है। तो अगर ये 2x है, ठीक है, तो DB आपके पास 3x होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस 3x रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। तो AD ओवर AB अगर आप फाइंड करें तो दैट इज 2 ओवर 5, ठीक है, दैट इज 2 ओवर 5। इसी तरह से आपके पास AE ओवर AC जो आएगा, AE ओवर AC जो आएगा दैट इज आल्सो 2 ओवर 5, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है BC ओवर DE आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए दो ट्राइंगल्स को नोटिस कीजिए, कौन कौन से, ADE, ठीक है, और दूसरी ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल। अब आपके पास क्या आया कि AD ओवर DB जो है AD ओवर AB और AE ओवर AC इक्वल है। आल्सो अगर ये लाइंस पैरेलल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ऑफ कोर्स ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो ये रेशियो भी आपके पास इक्वल आ जाएगी बाकी की रेशियो के, ठीक है। तो आपके पास AD ओवर DB AE ओवर AC जितना था उतना ही आपके पास DE ओवर BC भी आएगा, ठीक है, DE ओवर BC भी उतना ही आएगा, ओके। तो DE ओवर BC भी आपके पास कितना आएगा, 2 ओवर 5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा गया था, इसका उल्टा आपसे पूछा गया है, BC ओवर DE आपसे पूछा गया है, तो BC ओवर DE जो आपके पास आएगा दैट इज 5/2, ठीक है, 5/2। तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, DB एनी पॉइंट ऑफ द साइड AC, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ABC आपके पास अगेन गिवन है, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC, लेट अस से दिस इज ABC, ठीक है। और आपके पास क्या गिवन है, D एक पॉइंट है AC पर एक पॉइंट D है, तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट D, ठीक है। इफ PQXY आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ABBC, ठीक है, AB का जो मिड पॉइंट है दैट इज गिवन एज P और BC का मिड पॉइंट इज गिवन एज Q, ठीक है, दिस इज Q। और क्या गिवन है साथ में, AD का मिड पॉइंट X, ठीक है, AD ये जो पॉइंट है ये X है, और आपके पास DC का मिड पॉइंट, ठीक है, DC का मिड पॉइंट इज गिवन एज Y, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, देन द रेशियो ऑफ PX एंड QY, ठीक है। अब PX और QY की रेशियो आपसे पूछी गई है। तो देखिए आपके पास दो तरह की यहाँ पे फिगर्स बनती है। अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को, ठीक है, BD को अगर आप ज्वाइन करें तो Y जो है वो मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ADB में, ठीक है, तो P इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो भी सेम रहने चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास ये जो रेशियो है ये हाफ है तो AP ओवर AB जो होगा वो आपके पास कितना आएगा, 1/2, और AY ओवर AD जो होगा वो भी 1/2 आएगा। मतलब एक दूसरे के इक्वल अगर है, इसलिए जो PY है दैट शुड बी हाफ ऑफ BD, ठीक है। PY आपके पास कितनी आएगी, दैट इज हाफ ऑफ BD, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरी ट्रायंगल किस में देखेंगे, BDC में देखेंगे, BDC में अगर आप देखेंगे ट्रायंगल में तो आपके पास अगेन यहाँ पर देखिए Q और Y मिड पॉइंट्स है और लाइंस पैरेलल, यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इसलिए लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइन पैरेलल है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो है एक दूसरे के हाफ होंगे, और जो QY होगा, ठीक है, QY होगा दैट इज अगेन हाफ ऑफ BD, ठीक है। इन रिजल्ट को आपको पता होगा। इसका मतलब PY और QY जो है दोनों हाफ ऑफ BD है। इसका मतलब PY और QY सेम है, तो इनकी जो रेशियो आएगी, ठीक है, इनकी जो रेशियो आएगी दैट इज 1/1, मींस 1:1 रेशियो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो रेशियो है वो 1:1 आएगी, क्योंकि ये जो दोनों होंगे ये सेम ही आएंगे, ठीक है। क्यों, बाय द BPT थ्योरम, ठीक है। आपके पास क्या है कि अगर ये मिड पॉइंट्स हो तो ये लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। अगर रेशियो कंजर्व हो तो लाइंस पैरेलल होती है, अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो कंजर्व होती है। और रेशियो कंजर्व ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि मिड पॉइंट्स गिवन थे दोनों के दोनों ट्रायंगल में, ADB में भी और BDC में भी मिड पॉइंट्स आपके पास गिवन थे। तो आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे,
और ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, देन बीडी ओवर डीसी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल एबीसी एक बनाएंगे जिसमें ए पर राइट एंगल है, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, ए पर राइट एंगल है इसलिए ए पॉइंट को यहां पर रखा गया, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC और BC पर एक परपेंडिकुलर A से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर, लेट अस से दिस इज पॉइंट D, AD इज परपेंडिकुलर टू BC और BD ओवर DC किसके इक्वल है ये आपको बताना है, ठीक है। अब अगर ये ट्राइंगल है तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ADB होगी, ADB होगी दैट विल बी सिमिलर टू, ठीक है। अब ये जो एंगल A है ये एंगल D के इक्वल है, ठीक है। एंगल D के इक्वल है तो एंगल AD के इक्वल आपके पास आ जाता है, ठीक है। और देखिए साथ में आपके पास क्या है, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है और ADB जो होगी वो किसके इक्वल है, ABC के सिमिलर होगी ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल AD के इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और कौन सा इसमें पॉइंट आ जाएगा वो आपको देखना होगा, ठीक है। और देखिए यहां पर एंगल B जो है वो सेम है, ठीक है। एंगल B जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल B दोनों में कॉमन है तो B जो होगा एंगल B के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से सिमिलरिटी देख लेंगे। और आपके पास जो है ADB आपने ले ली है, एक पॉइंट C आपके पास बचता है तो C पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो ADB इज सिमिलर टू DCB और एंगल AD के इक्वल होगा, D आपके पास C के इक्वल होगा, B एंगल B के इक्वल रहेगा। तो इस तरह से ये सिमिलरिटी होल्ड करती है। अगर ये सिमिलरिटी होल्ड कर रही है तो D और C एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। एंगल D मीनिंग जो एंगल ADB होगा, ठीक है, ADB जो होगा एंगल दैट विल बी इक्वल टू DCB एंगल, ठीक है। DCB एंगल के इक्वल आपके पास आ जाएगा, क्लियर है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ADB में जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल A जो आपके पास आएगा किसमें, ADB में, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। दिस इज द एंगल 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। या वो एंगल A के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। एंगल A के इक्वल आ रहा होगा तो D जो है A के इक्वल आपके पास रहेगा, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, एंगल B दोनों में कॉमन होगा और C और A भी इक्वल होना चाहिए फिर, ठीक है। C और A एंगल भी इक्वल होना चाहिए। मतलब आपके पास ACD एंगल जो है, ACD एंगल जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ACD एंगल जो आपके पास है, ठीक है। ACD एंगल, ACB भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ACB जो एंगल होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, ACB एंगल DAB के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। DAB के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आपने क्या प्रूव किया कि ये जो ट्राइंगल ADB है दैट इज सिमिलर टू CAB, ठीक है। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। और जब आपने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया तो उसके बाद आपने क्या किया कि अगर ये सिमिलर है तो ACB और DAB भी इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। ACB, ठीक है, ये एंगल और कौन सा एंगल, DAB, ठीक है। DAB ये वाले एंगल जो है ये भी इक्वल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसके इक्वल आ जाता है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये यहाँ पे देखिए ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल है तो आपके पास ये जो ट्राइंगल्स है ये भी सिमिलर हो जाएगी। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ADC जो है ये जो ट्राइंगल है ये भी आपके पास सिमिलर हो जाती है किस ट्राइंगल के, एंगल A पर जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। एंगल A पर किसके इक्वल है, सबसे ज्यादा देखिए 90 डिग्री एंगल यहाँ पर और यहाँ पर है तो D पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है। और C और A पर जो एंगल थे ACB में, ठीक है, ACB में जो एंगल था ACD, ठीक है, ये किसके इक्वल है, या इसके इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल की आप इस तरह से सिमिलरिटी लिख सकते हैं, क्लियर। तो आपको यहां से क्या मिला कि जो ट्राइंगल ADC होगी वो BDA के सिमिलर होगी क्योंकि 90 डिग्री एंगल कॉमन थे और ये जो एंगल थे ये एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियोज भी इक्वल रही होंगी। AD ओवर BD जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, AD ओवर BD जो होगा दैट विल बी DC ओवर DA, ठीक है। DC ओवर DA के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, AC ओवर BA के, ठीक है। AC ओवर BA के भी इक्वल आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
ये तीनों के तीनों इक्वल है, इन तीनों को x मान लीजिए, इन तीनों को x मान लीजिए। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो AD और DA सेम है, ठीक है, AD और DA आपके पास सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या मिला, आपको DC ओवर BD बताना था, ठीक है, DC ओवर BD बताना था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x इंटू x अगर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास आएगा DC ओवर, ठीक है, DC ओवर BD, ठीक है। अब ये दोनों भी x है, इन दोनों को अगर आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर x को स्क्वायर कर देंगे, खुद में ही अगर स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर ओवर BA स्क्वायर, ठीक है, BA स्क्वायर। तो x स्क्वायर ये भी है, x स्क्वायर ये भी है। आपसे पूछा गया है DC ओवर BD, ठीक है, तो BD ओवर DC, तो इसका अगर ऑपोजिट करेंगे तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आना चाहिए, BD ओवर DC जो है दैट शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहले आपने क्या किया, दो ट्रायंगल को सिमिलर शो किया। किस किस ट्रायंगल को, एक इस नीचे वाले ट्रायंगल को और एक कंप्लीट ट्रायंगल को, ठीक है। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को भी सिमिलर शो कर दिया, ठीक है। इसकी सिमिलरिटी का यूज करके, पूरी ट्रायंगल का और इसकी सिमिलरिटी का यूज करके आपने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को भी सिमिलर प्रूव किया। उसकी सिमिलरिटी की कंडीशन यहां पर लिखी और इन तीनों को x मान लिया। इन दोनों को किया तो x स्क्वायर आया, इसको अकेले को किया तब भी x स्क्वायर आया। इन दोनों को इक्वेट करके आपके पास क्या आया, इन दोनों को इक्वेट करके आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट जब आपने किया, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर, तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप कंपटीशन गुरु के स्टडी मटेरियल नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्लासरूम कोर्सेज, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे TGT, चंडीगढ़ SSA के, उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।